Everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. एज यू नो वेरी वेल के हमने डान का कंप्लीट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज जो हमारे यू नो वेरी वेल के हमारा सीएसएस अराउंड द कॉर्नर है, बहुत करीब आ चुका है। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर जो है यहाँ पर एनालिसिस जो है किया जाता है, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है मेन एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर ऐसे राइटिंग, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशन, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और डेली बेसिस पे ऊपर जो है कह लें कि हम यहाँ पर एनालिसिस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये पूरी रिसर्च करने के बाद जितनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं होती उतनी देर जो है वो आपके लिए लेकर नहीं आते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आज जो हमारे टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली पॉवर्टी पैराडॉक्स इन पाकिस्तान और मिसकैलकुलेशन ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान। सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस इन पाकिस्तान। आप देखेंगे हमेशा हिस्ट्री उठाकर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा क्राइसिस में रहा है। ठीक है। थर्ड वन जो हमारे पास है क्लाइमेट इनजस्टिस, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ कपल्ड विद COP30 इन ब्राजील। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इरोडिंग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। इस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही अभी डिबेटेड टॉपिक बन गया है। एनएफसी जो अवार्ड की बात की जा रही है, 27th अमेंडमेंट की बात की जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आज हमारे। उसके बाद अगर हम बात करें दोबारा एस्केलेशन ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान, तो सिक्योरिटी थ्रेट थ्रू इस्लामाबाद, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर फिर जो है इस्लामाबाद और कह लें कि ये काबुल के दरमियान में एक बार फिर जो है वो कह लें कि डिस्प्यूट एक किस्म का क्रिएट हो गया। ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये। ठीक है। सबसे पहले अगर हम यहां पर डिस्कस करेंगे पॉवर्टी को लेकर, सबसे पहले अगर इश्यू जाए पाकिस्तान के अंदर, आप देखते होंगे कभी पॉवर्टी जो है हमारी 22 पे है, कभी कहीं पे जो है 24% पे दिखाई जा रही है, कहीं पे 39% पे दिखाई जा रही है, कहीं पे 44% पे दिखाई जा रही है कि यहां पर आपकी पॉवर्टी लाइन है। यहां पे बेसिकली जो इशू आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको सही, उसके अकॉर्डिंग जो सही है ना, पॉवर्टी की जो परसेंटेज होती है वो नहीं निकाली जाती। यहां पे होता क्या है, सबसे पहले इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। आप देखते होंगे कि आप वहां पर 22 लिख के आ रहे हैं, परसेंटेज आ रही है, वहां पर पता चलता है ये तो 39 पे लिखा हुआ था, ओ ये तो मिस्टेक होगी। हालांकि आप जो लिख के आ रहे हैं वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। ठीक है। एग्जामिनर यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। यहां पर जो आपने अगर परसेंटेज पॉवर्टी की लिखनी भी है तो मैं बताऊंगा कि कैसे लिखनी है, कैसे आप साथ लिखेंगे तो वो एग्जामिनर इस चीज को फेक करार नहीं देगा। ठीक है। तो इस चीज को हम यहां पे इंपॉर्टेंट है कि लर्न करेंगे। ठीक है। सबसे पहले अगर मैं यहां पर बात करूं, यहां पे द पॉवर्टी मेजरमेंट इंडस्ट्री, यहां पे असल में सारा प्रॉब्लम जो आ रहा है ना, पॉवर्टी को जो मेजर करना आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, सही जो डाटा कलेक्ट किया जाता है तो अगर देखें पॉवर्टी की अगर सही मेजरमेंट नहीं होगी तो आप पॉलिसीज कैसे बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन इज दैट। तो हम कैसे जो है सोशल वेलफेयर लेकर आ सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है, हेल्थ जो है वो फैसिलिटीज दी जा सकती हैं, एजुकेशन दी जा सकती है, तो इस तरह किस तरह होगा पॉसिबल, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट ऑब्वियसली जो आपके 17 गोल्स वो बनाए उनको भी तो मीट करना है ना। यहां पर अगर देखा जाए पाकिस्तान पॉवर्टी पैराडॉक्स, ये तजाद पर आया, पूरी हिस्ट्री उठाकर देख ले। अब मैं बताऊंगा कि बेसिकली कौन कौन से तरीकों से पॉवर्टी को नापा जाता है, इस चीज को हम देखेंगे। वर्ल्ड बैंक, पाकिस्तान, ये और मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किस चीज को सामने रखकर जो है वो यहां पर इस चीज को जो है वो मेजर करता है पॉवर्टी को। सबसे पहले अगर देखा जाए नेशनल यहां पर पॉवर्टी लाइन की बात की जाए 21.9% है यहां पर कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स। अब ये किस सेंस में है, बेसिकली कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, ये चीज है। इस चीज के ऊपर जो है मेजरमेंट करते हुए यहां पर 21.9% है। ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक यहां पर क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो मेजर करता है ना पॉवर्टी को, वो परचेजिंग पावर के बेस के ऊपर करता है। किसकी बेस के ऊपर, परचेजिंग पावर की बेस के ऊपर का फी डे में एक पर्सन कितना वो परचेज करता है। तो यहां पर देखेंगे कि वर्ल्ड बैंक ऑलमोस्ट यहां पर 3 भी लिखा हुआ है, 4 भी लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 भी लिखा है, यहाँ पर 4 पॉइंट समथिंग भी लिखा हुआ है। तो ये होता क्या है कि ये वर्ल्ड बैंक फिर जो है पावर, परचेजिंग पावर की बेस के ऊपर जो है पॉवर्टी को जो है वो शो करती है ना यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तान में किस चीज की बेस के ऊपर करता है, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स। ठीक है। यहां पर अगर देखा इंटरनेशनल कंपैरिजन में खड़ा है तो यहां पर 2021 के अंदर परचेजिंग पावर, पीपीए परचेजिंग पावर की अगर बात की जाए तो यहां पर कितना आ रहा है आपका, 44% आ रहा है। ठीक है। उसके बाद मल्टी डिमेंशनल जो इंडेक्स है, मल्टी डिमेंशनल इंडेक्स क्या करता है, यहां पर एजुकेशन को सामने रखता है, हेल्थ को रखता है, एजुकेशन को और लिविंग स्टैंडर्ड को, ये तीन चीजें वो सामने रख के फिर जो है पॉवर्टी को मेजर करता है। ठीक है। पाकिस्तान कॉस्ट बेस पे करता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो परचेजिंग पावर पे करता है पॉवर्टी के मेजरमेंट। अब उसके बाद जो है मल्टी डिमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है वो किसकी बेस के ऊपर करता है, मल्टी डिमेंशनल का मतलब ही है कि हेल्थ, एजुकेशन, जितना लाइफ स्टैंडर्ड है वो मिल रहा है लोगों को, नहीं मिल रहा तो उसको फिर नापा जाता है कि ये पॉवर्टी इतनी है।
है, ठीक है। तो यहां पर 38% जो पॉवर्टी है। अब न्यू कॉस्ट अगर देखा जाए, यहां पर नाउ कास्ट की प्रोजेक्शन जो किया गया वर्ल्ड बैंक ने न्यू, तो यहां पर जो कह ले के सिमुलेशन फॉर 23 to 24 तक जो है यहां पर क्या किया गया, 25.3% जो है यहां पर पॉवर्टी रेट है, ठीक है। अब आपने जो है यहां पर जो देना, मैं थोड़ा सा बता दूं, है ना, आपने जो देना है ना, वो अगर तो आप बात कर रहे हैं यहां के 29% 9 है, 21% 9 है, तो आपने यहां पर लिखना है कि नेशनल पॉवर्टी लाइन कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स, कॉस्ट ऑफ बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो पाकिस्तान की पॉवर्टी कितने पे स्टैंड कर रही है, 21.9% पे स्टैंड कर रही है। अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि आपके जो पॉवर्टी लाइन इतने पे 44% पे है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि यहां पर बेसिकली किस चीज की बात की गई है, परचेजिंग पावर की बात की गई है कि पर डे कितनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के 44% है, $4 है, $3 है, $8 है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लिखेंगे, ये साथ मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। यहां पर आपका फेक रेफरेंस करार नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आप यहां पर मल्टी डिमेंशनल अगर आप इंडेक्स लिख रहे हैं, क्या लिख रहा है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स अगर आप लिख रहे हैं ना, 38% है, तो यहां पर आपने एक साथ चीज लिखनी है कि ये बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन और लिवर स्टैंडर्ड को जो मैच नहीं करके मीट नहीं कर पाते, तो फिर जो है वो हमें पॉवर्टी के साथ उसको देखा जाता है कि इतनी पॉवर्टी यहां पर है, तो यहां पर 38% है। उसके बाद अभी जो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने जो दिया परचेजिंग पावर की बेस के ऊपर है ना, तो यहां पर 25.3% है, ठीक है। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे आप चीजों को, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं कि मेजरमेंट सर्कस, यहां पर देखते हैं एवरी फ्यू ईयर, आपको पता है कि हिस्ट्री उठाकर देख ले, पॉवर्टी लाइन हमेशा जो है कभी पॉवर्टी लाइन डाउन जा रही है, कहीं के फ्रैक्शन फिगर और दिखाए जा रहे हैं, कहीं पे तो अभी मैंने पीछे क्लियर कर दिया ना, तो वो उस हिसाब से पॉवर्टी की मेजरमेंट की जाती है और फिर शो कर देता है। और हमें लगता है कि हम कंफ्यूज होते थे, ये तो 21 पे वहां पे लिखा हुआ था, आप 44 बोल रहे हो, ये कोई बोलेगा 39 पे लिखा हुआ था, 38 पे है, तो वर्ल्ड बैंक ने ये कर, तो यहां पर जो मैंने चीजें क्लियर की हैं उनको जो है आपने समझना है, ठीक है। तो ये डिफरेंट मेथडोलॉजीज है, पीपी आपको मैंने अभी बता दिया, सर्वे पीरियड्स है। यहां पर अगर देखा जाए सही एस्टीमेट कैलकुलेशन डाटा जो यहां पर नहीं दिया। अब यहां पर होता क्या है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्राम यहां पर जो है वो कह लें कि एक किस्म का प्रोग्राम जो है वो यहां पर जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल आपका बेंजीन इनकम सपोर्ट चल रहा है प्रोग्राम, है ना, उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करते हैं, देखते हैं कि इतना डाटा कलेक्ट हुआ है, तो ये लोग जो पैसे मिल रहे हैं इन लोगों को, ये जो है ये कह लें कि पॉवर्टी में आता है, गरीब है, गुर्बत है, यहाँ पे तो गरीब लोग हैं, तो इनको उनको क्या करता है, वो डाटा कलेक्ट कर लिया जाता है। अब घर घर जाकर तो कहेंगे नहीं कि आपके पास इतना पैसे हैं या नहीं है, तो घर तो नहीं जा सकते, लेकिन वो क्या होता है फिर वहां पे से जो है ये डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद अगर व्हाट वी आर एक्चुअली मिसिंग, यहां पर अगर देखा जाए कॉन्फिडेंस इंटरवल्स रेयरली रिपोर्टेड, सैंपलिंग एरर आ रहा है, यहां पर मैंने अभी बता दिया जो सैंपलिंग एरर आ रहा है ना, डाटा कलेक्शन सारा इशू वहां पे आ रहा है कि सही जो एक डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए कि जिसको एट द सेम टाइम पैसों का भी इशू है, हेल्थ का भी इशू है, एजुकेशन का भी इशू है, लिविंग स्टैंडर्ड का भी इशू है, ठीक है, सारी चीजों का परचेजिंग पावर से लेके A to Z चीजें जो है एक ही डाटा कलेक्शन में बना के डाटा कलेक्ट करके फिर जो है पॉवर्टी की परसेंटेज निकाली जाए कि कितने लोग जो है वो कह ले के गरीब है ना, पुअर पीपल है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर बियॉन्ड इनकम की बात करें, पॉवर्टी इजंट सिंपली लो अर्निंग, हमेशा जो है ना हम पॉवर्टी को यहां पर क्या करते हैं, तो पॉवर्टी को जी हम पैसों के साथ जोड़ते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है वो गरीब है ना, वो पुअर है ना। लेकिन यहां पर जो आर्टिकल के अंदर लिख रहा है वो कहता है पैसों के साथ ही नहीं होना। लेकिन यहां पर मैं एक स्टेटमेंट कहता हूं कि एवरीथिंग इज नॉट मनी बट एवरीथिंग नीड्स मनी, है ना। तो यहां पे हर चीज का पैसा नहीं है, लेकिन हर चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए आपको, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूशनल सिग्नल्स की अगर बात की जाए तो यहां पर एक गवर्नमेंट, अब मसला वही पे आ रहा है कि जहां पर जो सही डाटा कलेक्ट किया जाना चाहिए ना, सारी गेम जो है डाटा कलेक्शन पे आता है वो नहीं होती है, जो पॉवर्टी की मेजरमेंट जो सही करनी चाहिए वो नहीं हो पाती, ठीक है। इस ओपिनियन के अंदर ये चीज है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बेंजीन इनकम सपोर्ट वाली मैंने एग्जांपल यहां पर दे दी आपको ऑलरेडी पहले। अब यहां पर बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, किलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बड़ी यहां पर कह ले कि ये यहां पर स्टेटमेंट दे दी है, किलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। आप हिस्ट्री उठाकर देखें, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का क्राइसिस का हमेशा शिकार है। फर्स्ट 9 ईयर्स तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं,
है ना, ये इशू लेके फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम, फिर आपका 1973 के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो को जाकर भलाओ को उसने डेमोक्रेटिक कह लेके एक पार्लियामेंट्री कह लेके इशू करवाया फेडरलिज्म, ठीक है, कि 1973 के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इसको भी कोई कह लेके 27 टाइम अब जो है वो अमेंडमेंट की जा रही है। इसके अंदर हुआ क्या है, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस कैसे रहा है, यहां पर देखें तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद इसको फिर अमेंडमेंट की गई, ठीक है। अब जियाउल हक ने फिर जो है 1973 वाले को क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस फिर आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर 1990 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर 1999 के अंदर क्या हुआ, यहाँ पर जो कह लें कि मुशर्रफ साहब थे उन्होंने भी यहाँ पर क्या किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने 2 बार सस्पेंड किया, एक 2007 के अंदर उन्होंने सस्पेंड किया, थोड़ी देर वो कह लें कि पावर में भी रहे, फिर जो उतार दिया गया, लेकिन फिर जो है वो दोबारा रिकवरी होगी। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिस्टोर्ड, बार बार जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिस्टोर किया जाता रहा। तो कह लें कि ये पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्थ क्या रह जाती है, एक कह लें कि फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट्स है ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। तो उसको ही अगर आप प्रेफरेंस नहीं देंगे तो बार बार ठीक है अमेंडमेंट्स चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करनी चाहिए, लेकिन समटाइम क्या होता है इसको सस्पेंड कर देना, ये एक सबसे बड़ा कह लें कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मैंने अभी बताया कि 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यहां पर 2 बार जो है वो सस्पेंड किया गया, एक तो 1999 के अंदर किया गया, 2007 के अंदर किया गया, ये आपका जनरल परवेज मुशर्रफ ने किया, 1988 के अंदर भी रहा। अब इसके 1988 असैसिनेशन जब हुई है जियाउल हक की, उसके बाद दोबारा इसको रिस्टोर किया गया, ठीक है। पास्ट मिलिट्री रिजीम्स मेयरली सस्पेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन, रिसेंट 27th अमेंडमेंट जो है, अब बात जो सारी चल रही है ना वो 27th अमेंडमेंट को लेकर चल रही है। सारी चीजें जो कह लेना पूरी ओपिनियन जो कह ले के रिवॉल्व्स अराउंड द 27th अमेंडमेंट, ठीक है। अब सारा ये रेफरेंस देने के बाद हमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली अब फिर जो है वही तो होने जा रहा है 27th अमेंडमेंट। इसमें होता क्या है, यहाँ पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस को इंपावर किया जा रहा है, ये चीज सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है आपकी, ठीक है। जो सिविलियन गवर्नमेंट आनी चाहिए, जो पावर है उनके पास, वो रिड्यूस होती नजर आ रही है, ठीक है। यहां पर देखा जाए जब पार्टी टोल्ड यू टू रिजेक्ट द एविडेंस ऑफ योर आईज, वो कहता है कि ये जॉर्ज ऑरवेल की है 1984 की जो है ये स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। इट वाज देयर फाइनल एंड मोस्ट एसेंशियल कमांड, और वो कहता है कि ये कोई भी आपने कानों से सुना हो या आपने देखा हो, आप उसको भूल जाएं, आप उसको नजरअंदाज कर दें। आपको जो फर्स्ट और बुनियादी जो आपको हुक्म दिया गया है आपने उसको फॉलो करना है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है। अब ये सारी स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि आपने जो जो आपको कह दिया है आप वो करें। आप आंखों देखा कानों देखा सब झूठ है, आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। इस चीज का, इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। तो कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ये। उसके बाद ये 27th अमेंडमेंट हम आज कितने दिनों से जो ओपिनियंस और एडिटोरियल डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट टाइप का, बेसिकली देखें मुद्दा एक ही है 27th अमेंडमेंट, है ना। हर बार जो है वो डेली जो है न्यूज में ये एक ही चीज आ रही है मोस्टली कि 27th अमेंडमेंट, 26th अमेंडमेंट, 18 अमेंडमेंट, है ना, ये चीजें आ रही हैं। हम डेली इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं यहां पर इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना। आज हमने कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस के साथ 27th अमेंडमेंट को रिलेट कर दिया ना। अब कल किसी और, कल एनएफसी के साथ चल रहा था 20 अमेंडमेंट, फिर आपका जो है नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के साथ इसको रिलेट कर दिया गया, फिर प्रोविंशियल के साथ इसको रिलेट कर दिया। आज जो किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस के साथ रिलेट कर, यहां पर मुद्दा एक ही है, ना 27th अमेंडमेंट, लेकिन इसका एनालिसिस डिफरेंट है। हम इस वजह से डेली इसको डिस्कस करते हैं। अगर अभी आपका करंट अफेयर है या पाकिस्तान अफेयर में या पॉलिटिकल साइंस में, यहां तक कि पॉलिटिकल साइंस में, यहां तक कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल गवर्नमेंट का जैसे क्वेश्चन पूछता है, यहां तक अगर देखा जाए तो यहां क्वेश्चन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करते जाइए, ठीक है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब ये 27th अमेंडमेंट आपको पता है, आपने पढ़ चुके हैं पहले भी, अब नोट्स भरे पड़े हैं, लिटरेचर भरा पड़ा है, न्यूज पड़ी है। अब सिंपल सी है कि स्ट्रेटेजी सबसे पहले तो जुडिशरी की पावर को खत्म करना, है ना, उसकी पावर को कम करना, रिड्यूस करना, है ना। यहां पर क्या हुआ कि 27th अमेंडमेंट, 26 अमेंडमेंट आई, जिसके अंदर क्या हुआ, आपका स्टैंडिंग कमेटी बनेगी पार्लियामेंट की, 12 मेंबर होंगे, ठीक है। चाहे उसके अंदर 8 MNAs है, 4 सेनेटर्स है, मिला के मतलब पूरी पार्लियामेंट्री यहां पर स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, फिर सीनियर जजेस होंगे, ये मिलकर डिसाइड करेंगे सिलेक्ट होंगे। उसके बाद 184 का जो सो मोटो की पावर है उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, उसमें एग्जेक्टिव का रोल बढ़ा दिया गया। फिर 99 का जो आर्टिकल है
उसको फिर जो अमेंडमेंट किया गया, जितने भी हाई कोर्ट के जो पावर्स थी उसको फिर थोड़ा रिड्यूस किया गया। अब जो क्या हुआ है, एरोजन ऑफ जुडिशरी, यहां पे क्या हुआ है कि यहां पे बेसिकली जो प्रोविंशियल लेवल के ऊपर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाई जाएंगे, जितने भी ट्रांसफर होंगे हाई कोर्ट से जजेस के, वो सारा एग्जीक्यूटिव का कंट्रोल उसमें ज्यादा होगा। यहां जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। सरेंडर ऑफ सिविलियन रूल अगर देखा जाए तो यहां पर प्रोटेरियन जो स्टेट बनने जा रही है, प्रोटेरियन का मतलब होता है यहां पर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो बेसिकली अगर 27th अमेंडमेंट को देखा जाए तो टोटली इंपावर कर रहा है नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को, तो यहां पर डेमोक्रेसी डीरेल हो रही है। नो डाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी रहा है मुल्क के अंदर, डेमोक्रेसी भी हम लेकर, लेकिन क्या है, हमें नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए चीजों को करना है। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है हमारी होनी चाहिए, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है। देखिए नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को आने की जरूरत ही क्या है, अगर हमारे कंट्रीज के अंदर गवर्नमेंट के अंदर अगर करप्शन ना हो, ठीक है, रूल ऑफ लॉ हो, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी हो, रूल ऑफ लॉ सॉरी अकाउंटेबिलिटी हो, फेयरनेस हो, जस्टिस हो, तो इन नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कुछ मिस्टेक्स अगर देखा जाए तो यहां पर भी है, सिविलियन गवर्नमेंट की भी, है ना। तो यहां पर दोनों चीज, ताली एक हाथ से तो नहीं बचती, दोनों से बचती है। तो यहां पर जो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन, जो डॉक्यूमेंट, फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट ऑफ कह ले डेमोक्रेसी का, अगर उसको ही आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाओगे, बार बार उसको चीर फाड़ होती रहेगी, वही मतलब उसको कभी अमेंडमेंट करते रहोगे, मतलब, है ना। तो यहां पर बार बार उसको करेंगे तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन जो पावर है जो होनी चाहिए, एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट जो नजर आता है, क्या वो उसकी पावर नजर आएगी? फिर नहीं आएगी। कोई भी चाहेगा उठेगा फिर बना के उसको अमेंडमेंट कर ली उसके अंदर, है ना। नो डाउट, हालांकि अकॉर्डिंग टू देखा जाए सिचुएशन के कुछ लॉस मेकिंग की जा रही है, कोई रद्दोबदल है तो उसके अंदर की जानी चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। अमेंडमेंट भी एक अच्छी चीज है, लेकिन यहां पर फिर ये कंट्रोवर्शियल अभी पूरा कह ले कि यहां पर पाकिस्तान के अंदर यही डिबेट चल रही है लेकर, ठीक है। उसके बाद आप अगर बात करें, पावर गेम बन चुका है यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यह भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर एरोडिंग जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, इस चीज को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इरोजन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, पावर गेम। अब यहां पर देखा जाए, हिस्ट्री उठाकर देखें, हिस्ट्री को डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक है ना अभी के नहीं है, ये जब से पाकिस्तान आजाद हुआ उसी वक्त से ये चल रहे हैं। अब लोकल गवर्नमेंट आपको पता है कि अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, 1959 के अंदर, है ना। उन्होंने अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम करवाया, 80,000 इलेक्टोरल कॉलेज भी बन गए उस वक्त, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उस वक्त भी क्या हुआ, लोकल गवर्नमेंट आपका फेलियर रहा। उसकी रीजन क्या है कि उनको ना तो फाइनेंशियल पावर पावर दी गई, ना उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया गया, जो बेसिक नीड्स होती है वो भी उनकी पूरी फुलफिल नहीं की। तो लोकल गवर्नमेंट जो है ऐसे नाम निहाद ही रहा कि वोटिंग बैंक के लिए किया गया, ठीक है। उसके बाद ज़ियाउल हक का दौर आ गया। ज़ियाउल हक ने क्या किया, अब जो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक आएगी गवर्नमेंट पार्लियामेंटरी, तो वो क्या करती है कि गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है बना दिया जाता है कि आप, अब उसके अंदर सारा किसका रोल होता है, ब्यूरोक्रेसी का रोल होता है, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का रोल होता है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट का काम ही यह है कि आप लो लेवल के जो तबके हैं, जितनी पब्लिक है, उनको जो है आप इंक्लूड करें डिसीजन मेकिंग के अंदर, उनको फाइनेंशियल इंपावर करें ताकि लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है स्ट्रांग हो। अब जो डिबेट चले, अब जो यहाँ पर जो इरोजन हो रही है ना, वो चीज भी देखेंगे। थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पर दे दूं। अब यहां पर क्या होता है, ज़ियाउल हक साहब आते हैं, वो अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम देते हैं। अब यहां पर भी उनको फाइनेंशियली ना तो इंपावर किया जाता है, ना उनको डिसीजन मेकिंग में मिलाया जाता है। सबसे अगर थोड़ा अच्छा प्लान दिया जाए तो डेवलेशन प्लान जो 2001 के अंदर मुशर्रफ ने दिया, फिर भी कुछ ना कुछ बेटर था दोनों से, है ना। यहां पर क्या हुआ, फिर जो है वो भी चले गया, है ना। वो पॉलिटिकल जितनी देर कह ले के डिक्टेटरशिप आती रही है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम आता रहा, तो लोकल गवर्नमेंट को जो है वो ऐसे कह ले के नॉमिनल एज ए बता देकर बस नाम निहाद किया और कुछ भी नहीं इसके पास। 2013 के अंदर क्या हुआ, एक्ट पास किया गया लोकल गवर्नमेंट का के यहां पर जो लोकल गवर्नमेंट लेकर। अब हुआ क्या कि लोकल गवर्नमेंट केपीके के अंदर इसको इन्फोर्स किया गया। अब केपी के अंदर भी ये गवर्नमेंट जो है लोकल गवर्नमेंट फेल होगी। अब हुई क्यों, इसकी रीजन क्या थी, एक ही बात, मसले दो तीन ही है। एक फाइनेंशियल इंपावर नहीं किया जाता, एनएफसी का जो अवार्ड है ना, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पर इनको फाइनेंशियल बैकअप नहीं दिया जाता। उसके बाद ना तो इनको डिसीजन मेकिंग में जो है वो मिलाया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अभी 2019 के अंदर फिर लोकल गवर्नमेंट एक्ट आया, फिर जो है वो 2022 के अंदर आया, फिर जो है अब 2022 के भी अंदर बात नहीं बनी। अब 2025 के अंदर जो है यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट एक्ट जो कह ले के 2025 के पास किया गया। यहाँ पर जो पंजाब के गवर्नर है उन्होंने इसकी कंसेंट दे दी है, कंसेंट, और वो अभी इलेक्शन हो गए यहाँ पर। अब जो मुद्दा है, सारा मसला जो क्रिएट हो रहा है,
एक तो 27th अमेंडमेंट, आप तो ये तो आप भूल ही नहीं सकते ना कि जितनी बार हमने डिस्कस कर ली है ना, ये तो आप कह लें कि दोबारा आपको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यहां पर अगर देखेंगे सबसे पहले जो मेन इश्यू आ रहा है अब यहां पर आ रहा है कि जो प्रोविंशियल लेवल पे जो एमपीएस हैं जो यहां से आते हैं, ठीक है, लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो इलेक्ट होके आते हैं रिप्रेजेंटेटिव, अब उनको मसला है कि अगर लोकल गवर्नमेंट को इंपावर कर दिया गया, फिनेंशियल इंपावरमेंट इंपावर किया, फिनेंशियली इंपावर किया गया या उनको डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड किया गया तो हमारी पावर कम हो जाएगी। यहां पर अब ये डिबेट, अब ये मसले चल रहे हैं, सारा इश्यू क्या चला है, इस चीज का चला है। और एनएफसी अवार्ड का इसी वजह से इश्यू बना हुआ है कि यहां पर अगर लोकल गवर्नमेंट को यहां पर फाइनेंशियल बैकअप दी गई, इनको डिसीजन मेकिंग के अंदर इंक्लूड किया गया, तो ये हमारे लिए मसला है। फिर हर किसी को तो अपनी जो सेल्फ इंटरेस्ट नजर आता है यहां पर, ठीक है। उसके बाद अगर यहां पर मैंने अभी बात फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट एक्ट अभी मैंने अभी पूरी डिटेल्स बता दी है। उसके बाद पैरेलल प्रोविंशियल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए लोकल गवर्नमेंट को लाने का मतलब ये है कि जो प्रोविंशियल जितने भी ऑलरेडी एमपीएस है ना, उनके बराबर एक और बॉडी को लाना है ना। तो फिर यहां पर कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, तो फिर जो कह ले कि जो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी अगर पॉजिटिव देखा जाए ना, तो यहां पर अकाउंटेबिलिटी कंपटीशन बढ़ेगा ना, तो यहां पर फिर हर जो है वो रिप्रेजेंटेटिव काम करने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा मैं इतना काम करूंगा तो मेरा नाम होगा, मैं ये काम करूंगा तो मेरा नाम होगा, ठीक है। तो फिर लोकल गवर्नमेंट जब दोनों कंपटीशन बढ़ता है ना आपस में, तो क्वालिटी भी जो है ना वो बढ़ जाती है। आप देख ले, एग्जाम्पल देता हूं, मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कितनी कंपनीज कितनी कंपनीज है ना, नाम नहीं लेंगे, कोई बोलेगा पता नहीं ब्रांड का कर रहा है ना, कितनी कंपनीज है ना, वो क्या करती हैं कि जब कंपटीशन बढ़ता है ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो सबसे ज्यादा फिर वो किस चीज के ऊपर फोकस करता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हैं ना। क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो उनकी जो है वो ज्यादा होता है। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर जब लोकल गवर्नमेंट बनेगी, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यहां पर फिर जो है ना आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। फिर यहां पर ये अपने जो कह ले के थोड़ा करप्शन भी कम होगी, यहां पर ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, फेयरनेस आएगी, जस्टिस आएगा। तो हमने एज ए पॉजिटिव चीजों को लेना है, नेगेटिव सेंस में नहीं जाना, ठीक है। हमें पॉजिटिव रहना है, हम जो है यहां पर इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर बात क्या की जाए, वही एक ही चीजें आ रही है यहां पर जो इंट्रोड्यूस करवा दिया जाता है जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट आती है। यहां पर एक चीज मैं और बता दूंगा, लोकल गवर्नमेंट आ गई जी, आपका लोकल गवर्नमेंट यहां पर कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बना दिया जाता है, ये एलजी एंड सीडी, ठीक है। अब इसके अंदर किसका रोल है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो यहां पर स्टाफ किसका है, ब्यूरोक्रेसी है सारी, नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस है। हालांकि लोकल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपके लोकल लेवल के जो लोग होते हैं उनको इंपावर करना, उनको डिसीजन मेकर में लेकर आना, उनके बेसिक नीड्स को जो है वो फुलफिल करना, है ना। पर्पस तो ये होता है। लेकिन लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट पर डिपार्टमेंट जब बनाओगे तो सारा ब्यूरोक्रेसी उधर बैठी है, तो वो उधर नॉन इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन का फिर रोल बढ़ गया, तो वहां पर भी लोकल को जो उठाना था, अपलिफ्ट करना था, वो तो नहीं हुए। एक चीज ये है, ठीक है। अब यहां पर जो है अभी गवर्नर ने जो इसके ऊपर कंसेंट दे दिया कि यहां पर पंजाब लेवल के ऊपर जो है इलेक्शन होगा। अब ये कब होंगे इस चीज की डिबेट अभी बाकी है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहां पर कैपिटल टेररिज्म, यहां पर मैं ओवरव्यू दे देता हूं इस चीज का, ठीक है। अभी इसके ऊपर जो है वो हम ओवरव्यू लेने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट जो एडिटोरियल है, क्लाइमेट इंजस्टिस ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ, ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इस चीज को डिस्कस करें। रिसर्जेस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान अर्जेंट चैलेंज कैपिटल। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जो हमारा यहां पर जो है वो ब्लास्ट हुआ, ठीक है। अब यहां पर जो है कितने लोग बेचारे जो है यहां पर मारे गए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए तो एक बार फिर इस्लामाबाद और कह ले के काबुल के दरमियान में एक बार फिर जो है वो कह ले के डिस्प्यूट क्रिएट हो गया। आपको पता है कि अभी जो है वो कह लें कि हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अकॉर्डिंग कि पाक जो है वो इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है इस चीज़ों का, उन्होंने क्यों कहा, उन्होंने ये इसलिए कहा कि जो आमर मुतक्की ने न्यू दिल्ली विजिट किया और उसके बाद जो है कह ले के अफगानिस्तान और इंडिया की रीअप्रोचमेंट जो हुई है, उसके बाद जो है इंडिया को 6 मंथ की जो एग्जाम्पशन मिली है चाबहार पोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर वो इस चीज़ों को सामने रखते हुए जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं रीजनल लेवल के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ कही है कि यहाँ पर जो जितनी भी टेररिज्म है ना वो टीटीपी और हक्कानी ग्रुप। अब यहाँ पर जो है ना दो चीज़ें नजर आती है। अभी आपको पता है कि यहाँ पर डिबेट रही है, अभी जो है रिसेंटली हमारे 10-11 अक्टूबर को जो यहाँ पर वॉर लगी रही है, 48 आवर्स वॉर लगी रही यहाँ पर दोनों कंट्रीज के दरमियान में। अब यहाँ पर इशू क्या था कि यहाँ पर जो टेररिज्म थी केपीके को और बलूचिस्तान को जो है यहाँ पर टेररिज्म का हब बनाया क्रॉस बॉर्डर वालों ने, ठीक है, अफगानिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान का फिर क्या हुआ कि वो एट द सेम टाइम जो है वो अफगानिस्तान जो है वो कतर का जो पीस अकॉर्ड हुआ था ना 2020 के अंदर, उसको भी वायलेट कर रहा है ना।
कि वो इसकी टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। फिर जो हमारे पाकिस्तान और इनके जो दरमियान में निगोशिएशन हुए, टॉक्स हुए अभी कतर के अंदर, दोहा के अंदर, कतर ने एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, ठीक है, यहां पर इनकी सीज फायर करवाई। फिर टर्की आ गया, अब टर्की आया इंटरफेरेंस की कि यहां पर हम आपकी सुलह करवाते हैं, ठीक है। फिर ये चला गया मुद्दा इस्तांबुल के अंदर, टर्की के अंदर, यहां पर 3 राउंड हुए, यहां पर 2 से 3 राउंड हो गए, है ना। तो यहां पर कोई जो एक कहते हैं ना प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक में जो सोल्यूशन आता है वो नजर नहीं आया। यहां पर बात एंड, पाकिस्तान की एक ही डिमांड थी कि क्रॉस बॉर्डर जितने भी टेररिज्म आपको एंड करना पड़ेगा, लेकिन वो इस चीज के ऊपर नहीं आए। अब जो है नेक्स्ट जो मीटिंग होने जा रही थी वो होने जा रही थी इस्लामाबाद के अंदर। अब इस्लामाबाद के अंदर होने जा रहे थे। अब ये जो कह ले इशू क्रिएट, अब ये सारी चीजें देखना कहीं ना कहीं पे कड़ी जो है ना वो जुड़ी होती है ना। तो यहाँ पे हमें देखना है कि एक बार फिर जो है पाकिस्तान टेररिज्म की जो है वो यहाँ पर कह ले के शिकार हुआ है। यहाँ पर टेररिज्म फिर बढ़, यहाँ पर पाकिस्तान को जो है अपने इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। हमारी जो सजेशन रहेगी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी पे काम करना चाहिए। मलिया लोधी का भी यही कहना है कि हमें इंटरनल जो जितनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करना चाहिए, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस इनको एम्पावर करना चाहिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को काम करना चाहिए प्रॉपरली, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें जो फिर यहां पर हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा ओवरव्यू इसका ये चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर, क्योंकि इसका भी प्रॉपर डिसीजन नहीं आया कि किस वजह से हुआ क्या। अभी जैसे ही वो कोई चीज आती है, कोई एक्सेप्टेंस नजर आती है, देन नेक्स्ट एडिटोरियल और ओपिनियन फिर बड़े पड़े होंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। यहां पर अब हम चलते हैं समिट ऑफ डिलीवरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस समिट को नाम दे दिया गया समिट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब इसकी भी एक कहानी स्टोरी है, ये भी मैं आपको सुनाता हूं कि ये कैसे। देखें, कोपेनहेगन के अंदर वादा किया गया। वैसे तो आपका 1992 के अंदर अर्थ समिट हुई आपका, फिर 1995 के अंदर आपके जो है वो कोप बनी, फिर वहां पे जर्मनी के अंदर इसका हुआ, फिर आपका 1997 के अंदर क्योटो प्रोटोकॉल हुआ। अब जो है 2015 के अंदर आपका पेरिस एग्रीमेंट हो गया। 2009 के अंदर जो कोपेनहेगन यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो है वो बात की जाती है फंडिंग्स की, कि जितना भी नुकसान हुआ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज जो इससे अफेक्टेड कंट्रीज है, हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज उस बात को गुजरे हुए 16 साल हो गए, ठीक है। अब जो है बात जो लास्ट ईयर कोप 27 शर्म शेख के अंदर है ना, उसके अंदर प्रोमिस किया गया कि लॉस एंड डैमेज की हम जो है वो फंड देंगे, ठीक है। वहां पर बात कितनी हुई थी, बेसिकली यहां पर जो कलेक्ट किया जाना था वो $700 मिलियन जो है यहां पर कलेक्ट किया जाना था, ठीक है। अब यहां पर जो कलेक्ट हुआ है वो 300 हुआ है, ठीक है। तो यहां पर अब हर कंट्री को तो कह ले 20-30 बिलियन जो है वो डॉलर आने थे जो अफेक्टेड कंट्रीज है। तो यहां पर क्या हुआ कि फिर 27 8 गुजर गई, आगे 9 आ गई, फिर इस तरह चलता गया। लेकिन यहां पर जो है फिक्स किया गया, मतलब ये तो कोप 27 के अंदर फिर इसको आगे आगे मजीद जो फर्दर जो पास किया गया, और ये फिर कोप 29 जो कोप 29 हुई, इसके अंदर इसको फाइनल किया गया। अब यहां पर लेकिन एक भी डॉलर किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अभी तक नहीं मिला जो अफेक्टेड कंट्रीज है पाकिस्तान जैसे। अब पाकिस्तान अगर मैं बताऊं तो 2022 के अंदर $30 बिलियन जो है पाकिस्तान का लॉस हुआ नेचुरल डिजास्टर। अब पाकिस्तान तो 1% से भी लेस कंट्रीब्यूटर है इन ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को कितना फेस करना पड़ा, अभी 25 के अंदर फिर फेस करना पड़ा। तो यहां पर पाकिस्तान की फंड्स के ऊपर बात, अब वहां पर देखा जाए तो $1 अरब जो है ना अभी जो है वो कह ले कि यहां पर कलेक्ट हुआ है यहां पर। तो अब किस किस को देंगे। अब यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की ये डिमांड है कि हमें 10 to 20 मिलियन डॉलर जो है फंड दिए जाए, क्योंकि अफेक्टेड कंट्रीज पाकिस्तान बहुत ज्यादा है। तो यहां पर पाकिस्तान का राइट बनता है इस चीज में तो होना चाहिए। ये सारा जो कह लें कि ग्लोबल कह लें कि क्लाइमेट इंजस्टिस हो रहा है ना, ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। अब यहां पर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बॉडीज बनाई जाती है ना, बजट सिस्टम बनाया गया इनका, इंटर्म सेक्रेटेरिएट बनाया गया कि ये लोग आपको फंड्स फौरी देंगे, लेकिन वो भी फेलियर होगा। जितने भी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल बनाए वो सारे फेल। वो एक ने भी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को जो है यहाँ पर क्या किया, भी सपोर्ट नहीं किया, फंड नहीं किया, है ना। इन शॉर्ट बोला जाए तो ब्यूरोक्रेटिक का फेलियर रहा है, करप्शन रहा है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी रही है, ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आई, फेयरनेस नजर नहीं आया, जस्टिस नजर नहीं आया, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अभी तक भुगत रहे, है ना। तो ये सारा क्रक्स जो इसका ये है ना, पूरे जो है कह लें कि इसका एडिटोरियल्स का पूरा क्रक्स ये है। तो अब आपने क्या करना है, इसके नोट्स में आपने क्या करना है कि जो कोप 30 अभी होने जा रही है, यहां पर इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। यहां पर कोप 30 जो होने जा रही है, इसका मुद्दा बेसिकली पहला तो एक है अमेज़न, ठीक है। अब मिक्स्ड पाकिस्तान का रिकॉर्ड तो मैंने बता दिया। लॉस एंड डैमेज की अगर बात की जाए तो अब जो है $1 बिलियन यहां पर कलेक्ट हुआ, जैसे मैंने पहले बताया। अब यहां पर बात की जा रही है अमेज़न के ऊपर, है ना, अमेज़न के कितना कॉन्ट्रीब्यूटर है।
अब कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज भी अभी दोबारा नजर आई है कि लॉस एंड डैमेज के ऊपर भी काम किया जाएगा। जिन जिन कंट्रीज ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको फंड्स देंगे, तो अब जो है उनको दोबारा कन्विंस किया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आप फंड्स दें ताकि हम आगे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज या अफेक्टेड कंट्रीज हैं जो नेचुरल डिजास्टर से या क्लाइमेट चेंज से, उनको हम आगे ट्रांसफर करेंगे। तो अभी ये डिबेट जो है अभी बाकी है और ये अभी होनी है। तो पाकिस्तान ने जो यहाँ पर प्रेपरेशन की है वो पाकिस्तान ने 10 to 20 बिलियन डॉलर की जो है यहाँ पर की है, ठीक है। अब पाकिस्तान रिन्यूएबल एनर्जी भी यहाँ पर, पाकिस्तान ग्रीन हाउस गैसेस को कम कर रहा है डे बाय। आपको पता है सोलर रेवोल्यूशन, अभी हम लास्ट में ओपिनियन हमने एनालिसिस किया, फिर हम एनर्जी क्राइसिस में इसको डिस्कस किया कि सोलर रेवोल्यूशन जो है वो आने वाला है पाकिस्तान के अंदर। सोलर पैनल्स रूफ टॉप्स के ऊपर छतें देख लें भरी पड़ी हैं आपके, सोलर पैनल्स लगे हुए, एकदम से चेंज आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं, हमारे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इंग्लिश के वर्ड। सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास है वो है सैंक्टिटी। सैंक्टिटी का मतलब होता है होलीनेस। सेकंड है पाकीज़गी को, तकद्दस को बोला जाता है, साफ को बोला जाता है। इनवेबल का मतलब होता है अनडिजायरेबल, नॉट वर्थ वांटेड, ना काबिले कबूल भी हम कह सकते हैं, ना पसंदीदा भी कह सकते हैं, जिसको डिसलाइक किया जाए। ट्राइकोमिक आपको तो पता है किसको बोला जाता है, बेसिकली डायक्टोमी, टू तरफा था, ट्राइकोटोमी जो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अब प्रोलेटेरियन का मतलब होता है जो मिलिट्री रूल को बोला जाता है, ठीक है, मिलिट्री पावर को बोला जाता है, ठीक है, फौजी आमराना। बैटर्ड का मतलब होता है डैमेज करना, बीटन करना, ठीक है, उसके बाद वॉर्न आउट करना, तोड़ फोड़ देना, टूटा फूटा होना, ठीक है। उसके बाद डूबियस आपको पता है डाउटफुल, धोखेबाज को भी बोलते हैं, मशकूक टाइप का। इम्यूनिटी का मतलब होता है प्रोटेक्शन मिलना, ठीक है, एग्जाम्पशन मिलना, राहत मिल जाना, ठीक है, हिफाजत मिल जाना। डेमोलेशन का तो आपको पता है डिस्ट्रक्शन को बोला जाता है। टेयरिंग डाउन का होता है कि तोड़ फोड़ करना, तबाह कर देना। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है सिस्टम को बोला जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है यहाँ पर क्या होना, सिस्टम को बोला जाता है, अरेंजमेंट को बोला जाता है यहाँ पर। अपॉलिंग का मतलब होता है हॉरिफाइंग, खौफनाक, डरावना किस्म का, शॉकिंग। थ्रेशोल्ड का मतलब आपको पता है एंट्रेंस को बोला जाता है, आगाज को बोला जाता है, ठीक है, उस चीज को है यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट को। यार्ड स्टिक आपको पता है स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए यूज की जाती है। ट्रम्प्ट का मतलब होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीपीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है, एफपीएससी के अंदर भी पूछा जा चुका है वर्ड। टू अनाउंस लाउडली, एकदम से जोर से जो है अनाउंस करना, ठीक है। सिमुलेशन, सिमुलेशन का मतलब होता है यहाँ पर इमिटेशन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर मसनूई मुशाबत रखना, नमूना किसी के। रिग्रेशन का मतलब होता है दोबारा जो है वो बुरी हालत में आ जाना, ठीक है। परपेचुएट का मतलब होता है जारी रहना, ठीक है, मेंटेन रहना, कायम रहना। प्रीटेक्स्ट का मतलब होता है फॉल्स एक्सक्यूज, झूठे बहाने करना। प्रीटेक्स्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, झूठे वादे करना। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है फर्मली एस्टेब्लिश्ड, किसी के साथ कायम होना या जुड़ा हुआ होना बहुत ज्यादा, ठीक है, जमा हुआ भी इनका, मुस्तहकम कह सकते हैं। उसके बाद है डिसमेंटल्ड का मतलब होता है कि रिमूव कर देना, खत्म कर देना, मिटिगेट कर देना, एरेडिकेट कर देना। उसके बाद ओमनियस का मतलब होता है थ्रेटन या फॉरबिडिंग, एकदम से जो खतरनाक, ओमनियस एकदम खतरनाक को बोला जाता है, डरावना को बोला जाता है। इस तरह हीनियस, हीनियस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका यूज भी करते हैं हम एकेडमिक राइटिंग के अंदर, ऐसे हो चाहे हमारा करंट अफेयर हो, पाकिस्तान इंटरनेशनल, पब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी है, व्हाटएवर हमारा जो भी सब्जेक्ट है, हीनियस हम लाजमी कहीं ना कहीं पे यूज करते हैं। एक्सट्रीमली वीक है आपका घनौना, संगीन किस्म को यहाँ पर बोला